हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। रामगढ़ बोकारो मार्ग के मुरुबंदा के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। उन्हें तेज गति से आ रही एक हाइवा ने रौंद दिया। मृतकों की पहचान गोला निवासी पवन कुमार 40 वर्ष और सिकंदर मुंडा लगभग 45 वर्ष के रूप में हुई है। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। हालांकि पुलिस ने मामले को शांत करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार दोनों अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से रामगढ़ की ओर जा रहे थे। इस बीच तेज गति से आ रही हाइवा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों का सिर धड़ से अलग हो गया। घटना के बाद यहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक के परिजनों का रोकर बुरा हाल था। घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे रामगढ़ बोकारो मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटना की सूचना मिलते ही चित्रपुर सीओ दीपक मिंज, गोला थाना प्रभारी अभिषेक प्रताप, रजरप्पा थाना के एसआई अशोक कुमार दल बल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। अंत में प्रशासन ने जब मृतक के परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत लाभ देने का आश्वासन दिया, तब जाकर लगभग 1 घंटे बाद सड़क जाम हट लिया गया। उधर पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गिरिडीह के गांडेय में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में एक छात्र का शव संदिग्ध स्थिति में पेडीएच पर झूलता मिला है। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के जवाहर नवोदय विद्यालय के 11वीं का छात्र 17 वर्षीय रामप्रसाद यादव, राजधनवार थाना क्षेत्र के बलहारा निवासी, का शव विद्यालय परिसर के अंदर निर्मित छात्रावास के बाहर एक पेड़ में फांसी के फंदे से झूलता मिला। गुरुवार की सुबह जब छात्रों की नजर मृत छात्र पर पड़ डीछी तो वो हल्ला करना शुरू कर दिया। इसके बाद गांडेय थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे और शव को नीचे उतारा। इधर छात्रों और परिजनों ने स्कूल के प्राचार्य समेत शिक्षकों पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर एसडीपीओ जीत, वाहन उरांव, बीडीओ निसात अंजुम, प्रमुख राजकुमार पाठक, इंस्पेक्टर मोट कमाल खान भी पहुंचे और जानकारी ली। इधर सामाजिक और राजनीतिक पेंच के बीच करीब 8 घंटे के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। केंद्रीय बजट के बाद अब झारखंड के बजट पर भी लोगों की निगाहें हैं। लोगों के मन में सवाल यह है कि इस बार सरकार किन लोगों पर सरकार ज्यादा मेहरबान होगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार के बजट में किसान दीदियों के लिए कुछ खास होने वाला है। विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अधिकारियों के साथ बुधवार को आगामी बजट को लेकर बैठक कर रही थी। बैठक के मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि विभागीय बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के बजट को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। विभाग अपने बजट का काम लगभग पूरा कर चुका है। कृषि मंत्री के इस घोषणा के बाद अगर झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बाद अगर महिलाओं के लिए कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग में कोई नई योजना की शुरुआत करती है तो इस पर सबकी नजरें रहेंगी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्य वर्गीय परिवारों और किसानों के लिए खजाना खोल दिया था। इसके तहत 12 लाख तक के सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल समेत कई जरूरी चीजों पर सब्सिडी जारी रखी है। मोबाइल फोन, कार के पार्ट्स सस्ते कर दिए गए हैं। इसके अलावा किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से गिग वर्कर्स को बड़ी सौगात देते हुए आइडेंटिटी प्रूफ दिए जाने की घोषणा की गई है। खूंटी जिले में अफीम की अवैध खेती के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। इसी क्रम में जिले के आईजी अखिलेश झा ने आज से ऑपरेशन में भाग लेते हुए अपने साथ ड्रोन, ट्रैक्टर और 700 जवानों की टीम लेकर अफीम लगे खेतों को नष्ट करने की कार्रवाई शुरू की। वहीं राज्य के डीजीपी और गृह सचिव ने अफीम की खेती को रोकने के लिए
एक हाई लेवल मीटिंग की और ग्रामीणों से यह अपील कि लोग अफीम की खेती छोड़ अन्य वैकल्पिक खेती करें। पुलिस प्रशासन का पूरा महकमा इस नष्टीकरण अभियान में शामिल है, जिसमें जिले के एसपी और एसडीएम भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। अफीम के पौधों को नष्ट करने के लिए राज्य से 900 अतिरिक्त बल भेजे गए हैं। इसके अलावा पुलिस में जवानों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। यह ऑपरेशन आज से लेकर लगातार 12 दिनों तक चलाई जाएगी। अखिलेश झा ने कहा कि दिसंबर से अफीम विनष्टीकरण और जन जागरूकता अभियान चल रहा था, लेकिन अभी भी हजारों एकड़ में अफीम के पौधे लहलहा रहे हैं। कुछ खेतों में तो अब फूल और फल भी आ गए हैं और किसान चीरा लगाकर अफीम निकालने भी शुरू कर चुके हैं। पुलिस के अनुसार अब तक 3611 एकड़ अफीम की फसल नष्ट की जा चुकी है, जबकि 500 एकड़ की फसल को ग्रामीणों ने खुद से नष्ट किया है। इसके अलावा 34 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और नष्ट की गई फसल के जमीन मालिकों की पहचान की जा रही है। हालांकि इतनी सख्ती के बावजूद पुलिस को इलाके में लोगों का डर नहीं दिख रहा है। आज जिस खेत में अफीम नष्ट किया जा रहा था, वहां ताजा पटवन किया गया था और अफीम निकालने का काम जारी था। अखिलेश झा ने अपील करते हुए कहा कि सरकार और पुलिस का पूरा प्रयास है कि अफीम की फसल को पूरी तरह नष्ट किया जाए और जो लोग इस अवैध गतिविधि में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे अफीम की खेती छोड़कर वैकल्पिक खेती की ओर रुख करें और सरकार उनकी मदद करने के लिए तैयार है। इस अभियान के तहत पुलिस प्रशासन ने वृहद नष्टीकरण के साथ जनजागरूकता फैलाने की योजना बनाई है, ताकि आने वाले समय में अफीम की खेती पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बढ़ते आयाम और इसके उपयोग को देखते हुए झारखंड में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी लागू की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार इसके तहत एआई के उपयोग पर जिम्मेदारी व कानूनी पहलुओं का समावेश होगा। इसके अलावा झारखंड में इनोवेशन ऑफ रिसर्च पॉलिसी तथा बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी भी लागू की जाएगी। तीनों पॉलिसी तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। इस दिशा में विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। एआई पॉलिसी के तहत राज्य सरकार इसका विकास और इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करने के लिए शर्त निर्धारित करेगी। साथ ही इसके नैतिक, सामाजिक और कानूनी मुद्दों को स्पष्ट किया जाएगा। गलत उपयोग करने पर कानूनी प्रावधान तय किए जाएंगे। पॉलिसी लागू करने से पूर्व विभाग यूरोपीय संघ के एआई अधिनियम का भी अध्ययन करेगा। वहीं एआई से जुड़े जोखिम के साथ इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मापदंड निर्धारित किए जाएंगे। साथ ही व्यक्तियों की गोपनीयता का सम्मान करने के लिए भी प्रावधान रखे जाएंगे। कंपनी संस्थान द्वारा इसके उपयोग के लिए शर्तें निर्धारित होंगी। बता दें कि इस नई पॉलिसी में राज्य के विवि में इनोवेशन और गुणवत्ता युक्त रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रावधान होंगे। विविव कॉलेजों में व्यक्तिगत आधार पर सीड मनी दी जाती है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत अब इनोवेशन व रिसर्च के लिए विविव कॉलेजों को भी अधिक से अधिक राशि सीड मनी के रूप में दी जाएगी। इस पॉलिसी के तहत नई तकनीकों को विकसित करना और उन्हें बाजार में लाने के लिए मापदंड निर्धारित होंगे। विद्यार्थियों व शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए नए नए प्रावधान रखे जाएंगे। साथ ही एक्टिविटी बढ़ाने के लिए तरीके बताए जाएंगे। झारखंड में बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नई नीति तैयार की जाएगी। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा तैयार बायो E3 नीति के प्रावधानों को भी झारखंड सरकार अपनाएगी। इस पॉलिसी में नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था और मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली को ध्यान में रखा जाएगा। इस पॉलिसी के तहत जैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बायोफाउंड्रीज की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से जैव आधारित उत्पादों और उनके व्यवसायीकरण के लिए टेक्नोलॉजी के विकास में तेजी लाई जाएगी। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर प्रमोद कुमार बेहरा को रांची पुलिस ने ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। सोमेंद्र मंडल नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार बेहरा ने खुद को 2001 बैच का आईएएस अधिकारी बताकर
उन्हें सरकारी नौकरी और हेक में जमीन दिलाने का वादा किया था। इसके बदले में उसने सोमेंद्र से कुल 1,25,00,000 रुपये से अधिक की राशि कैश और अकाउंट के माध्यम से प्राप्त की। सोमेंद्र मंडल का आरोप है कि बेहरा ने खुद को रेवेन्यू सेक्रेटरी और HEC के अधिकारियों का करीबी बताते हुए उसे विश्वास में लिया। उन्होंने इस राशि को कई किश्तों में लिया, लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही जमीन का सौदा हुआ। जब सोमेंद्र ने जमीन और नौकरी के लिए दबाव डालना शुरू किया तो इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार प्रमोद बेहरा ने सोमेंद्र मंडल के अलावा नीरज साहा और उमेश कुमार जैसे अन्य व्यक्तियों के साथ भी धोखाधड़ी की है। पुलिस ने बेहरा को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। इस मामले की जांच जारी है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रमोद बेहरा के खिलाफ ठगी की और भी शिकायतें मिल सकती हैं। अब पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। नगड़ी में दोहरे हत्याकांड में रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 36 घंटे के अंदर पूरे मामले का खुलासा करते हुए सेना के जवान समेत 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। SIT को यह सफलता DIG सह SSP चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हुई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार और गोली को जब्त किया है। पुलिस दोनों से पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। हालांकि दोनों की गिरफ्तारी को लेकर कोई भी अधिकारी पुष्टि अब तक नहीं की गई है। क्या है मामला? बता दें कि मंगलवार की रात करीब 9 बजे स्कूटी सवार 2 अपराधियों ने नगड़ी थाना क्षेत्र के कत्रपा गांव में बुद्धराम मुंडा और मनोज कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोनों चाचा भतीजा थे। वहीं एक व्यक्ति इस घटना में बाल बाल बच गया था। अब तक की जांच के अनुसार जमीन विवाद के चलते दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। सूत्र के मुताबिक मृतक बुद्धराम मुंडा के भाई ने सेना के जवान पर हत्या का आरोप लगाया है। उससे जमीन बेचने के एवज में रुपए लिए थे, लेकिन मृतक बुद्धराम मुंडा जमीन बेचने में अडडेशन डाल रहा था। इसको लेकर कई महीनों से विवाद चल रहा था। इसी बीच जवान और उसके साथियों ने बुद्धराम मुंडा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और बीते मंगलवार की रात मौका देखकर अपराधियों ने बुद्धराम मुंडा को गोली मार दी। बुद्धराम के रिश्ते में लगने वाले भतीजे मनोज कच्छप ने गोली मारते जवान और उसके साथियों को पहचान लिया था, इसलिए अपराधियों ने उसे भी गोली मार दी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड के CM हेमंत सोरेन बुधवार को कोलकाता पहुंचे, जहां वे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के 8वें संस्करण में भाग लिए। इसका आयोजन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया जा रहा है और CM ममता बनर्जी ने झारखंड के CM को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन हर साल किया जाता है। इस समिट में विभिन्न राज्यों और देशों से व्यापार, निवेश और उद्योग से जुड़ी नई संभावनाओं पर चर्चा की जाती है। इस कार्यक्रम में CM हेमंत ने राज्य की साझा विरासत, संस्कृति और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। CM ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच इतनी समानताएं हैं कि यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर क्या अंतर है। आज मुझे बंगाल ग्लोबल बिजनेस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है और निश्चित रूप से मुझे बहुत सारी चीजें यहां समझने को मिलेगी तथा जितने मेहमान यहां देश विदेश से आए हैं उन सभी के साथ भी मुलाकात करने का मौका मिलेगा। बंगाल और झारखंड का साझा इतिहास, विरासत और परंपरा रही है। pic.twitter.com BI8FTK6WZ। झारखंड के विकास की दिशा पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में MSME, पर्यटन, माइनिंग, सोलर एनर्जी और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। भविष्य में इन क्षेत्रों में निवेश और सहयोग से पूर्वी भारत के आर्थिक विकास में तेजी आ सकती है। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के नेतृत्व में झारखंड और बंगाल के आपसी विकास पर भी चर्चा हुई। झारखंड के CM ने इस बात को स्वीकार किया कि पश्चिम बंगाल के साथ साझेदारी से झारखंड को काफी लाभ मिलेगा और आने वाले समय में दोनों राज्यों की संयुक्त कोशिश से आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।
देश के अग्रणी उद्योगपति और अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी के बेटे जीत अदानी ने बुधवार को मंगल सेवा की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने हर साल 500 दिव्यांग महिलाओं की शादी में 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का संकल्प लिया है। बता दें कि 7 फरवरी को विवाह बंधन में बंधने जा रहे जीत अदानी ने अपने घर पर 21 नवविवाहित दिव्यांग महिलाओं और उनके पतियों के साथ मंगल सेवा शुरू की। इन जोड़ों को उन्होंने 10-10 लाख रुपए के चेक प्रदान कर उनका आशीर्वाद लिया। गौतम अदानी ने इस आयोजन की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए जीत और होने वाली बहू दीवा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मेरा बेटा जीत और बहू दीवा अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत एक पुण्य संकल्प से कर रहे हैं। जीत और दीवा ने प्रतिवर्ष 500 दिव्यांग बहनों के विवाह में प्रत्येक बहन के लिए 10 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग कर मंगल सेवा का संकल्प लिया है। उन्होंने लिखा कि एक पिता के रूप में मंगल सेवा उनके लिए परम संतोष और सौभाग्य का विषय है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पावन प्रयास से अनेक दिव्यांग बेटियों और उनके परिवारों का जीवन सुख, शांति और सम्मान से आगे बढ़ेगा। अदानी समूह के चेयरमैन ने लिखा, मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि वह जीत और दीवा को सेवा के इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का आशीर्वाद और सामर्थ्य दें। जीत अदानी की शादी दीवा शाह से शुक्रवार को होगी। शादी समारोह गुजरात के अहमदाबाद में होगा। दीवा सूरत के हीरा कारोबारी जैमिन शाह की बेटी हैं। जीत अदानी वर्तमान में देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के निदेशक हैं। कंपनी के देश के 8 हवाई अड्डों के प्रबंधन एवं विकास से जुड़ी है। जीत हवाई अड्डा कारोबार के अलावा अदानी समूह के डिफेंस, पेट्रोकेमिकल्स और कॉपर कारोबार की भी निगरानी करते हैं। वह समूह के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रभारी भी हैं। जीत की समाज सेवा की यह भावना उनकी मां प्रीति अदानी से प्रेरित है। अदानी फाउंडेशन की अध्यक्ष प्रीति अदानी अपने संगठन के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। झारखंड बोर्ड की 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए परीक्षा का आयोजन करने वाले बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। डॉक्टर नटवा हांसदा झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बृहस्पतिवार 6 फरवरी 2025 को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की जा रही है। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगा। डॉक्टर नटवा हांसदा राजकीय महिला पॉलिटेक्निक रांची के रिटायर्ड प्रभारी प्राचार्य हैं। झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव मोइनुद्दीन खान ने झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के आदेश से यह अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि झारखंड अधिविद्य परिषद संशोधन अधिनियम 2006, झारखंड अधिनियम 2007 की कंडिका 9 की धारा 11 की उपकंडिका में निहित प्रावधान के अनुरूप वेतन एवं सेवा की शर्तें के अनुरूप उन्हें वेतन एवं भत्ते मिलेंगे। जैक अध्यक्ष के लिए शिक्षा विभाग ने जो प्रस्ताव भेजा था उसमें स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर नटवा हांसदा और उपाध्यक्ष के लिए भरत बड़ाइक के नाम शामिल थे। जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद 18 जनवरी 2025 से रिक्त हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण कक्षा 8वीं और 9वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। जैक बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने की वजह से मैट्रिक और इंटर के प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहे थे। बुधवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा 11 फरवरी 2025 से शुरू होने की संभावना है। नियुक्ति के साथ ही प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। धनबाद के वासेपुर के फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे 4 फरवरी को किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। इस दिन मुख्यमंत्री समेत राज्य के कई मंत्री धनबाद में ही थे। इसी दौरान वे अपराध की योजना बना रहे थे। इसी बीच एसएसपी को इसकी सूचना मिली
और बैंक मोड़ पुलिस की मदद से मटकुरिया पावर हाउस तथा रेलवे लाइन के बीच एक बाउंड्री वॉल के पास से चारों अपराधियों को पकड़ा गया। पुलिस ने वासेपुर मदीना नगर निवासी आजाद आलम उर्फ आजाद खान, मटकुरिया घुर्नी जोड़िया निवासी सोनू कुमार नायक, करकेंद बाजार निवासी सचिन यादव व मटकुरिया चेक पोस्ट निवासी गोलू कुमार रवानी उर्फ बुम्बा को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम ने बैंक मोड़ थाना में दी। डीएसपी नौशाद आलम ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी प्रिंस खान के लिए काम करते हैं। प्रिंस खान और उसके भाइयों के कहने पर आजाद की योजना चास नाला में चल रहे रेलवे के काम को बाधित करने की थी। यहां ठेकेदार को भी धमकी देकर रंगदारी वसूलना था। सभी 4 फरवरी को ही घटना को अंजाम देने वाले थे। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के कारण वे घटना को अंजाम नहीं दे पाए और सभी लोग मटकुरिया पावर हाउस के पास बैठे थे। पुलिस ने जैसे ही वहां छापेमारी की, आधा दर्जन से ज्यादा अपराधी भाग गए। हालांकि इस दौरान इन चारों को पकड़ लिया गया। इन लोगों ने बताया कि प्रिंस खान ने रंगदारी के लिए बम विस्फोट और फायरिंग करने को कहा था। मौके से भागे सभी अपराधियों की जानकारी पुलिस को मिल गई है। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। डीएसपी ने बताया कि जब ये लोग पकड़े गए तो इन लोगों के पास से 4 जिंदा बम मिला है। सभी बम बहुत शक्तिशाली हैं। पुलिस ने सभी बमों को जब्त कर पानी की बाल्टी में डालकर रखा है। इसके अलावा 1 कट्टा और 4 गोली भी बरामद की गई है। सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।